हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ईरान के राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। कल ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी। ये हेलीकॉप्टर जो है वो अजरबैजान की सीमा पर एक बांध प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके रईसी साहब वापस आ रहे थे विमान में, हेलीकॉप्टर में। और ये हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनके विदेश मंत्री भी थे और 3 हेलीकॉप्टरों का काफिला था। हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हो गया, अपने क्षेत्र में मिला नहीं। और उसके बाद जो है ये पाया गया कि मौसम वहां बहुत खराब था। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि रईसी साहब का जो हेलीकॉप्टर है शायद वो रास्ता कहीं भटक गया है या कहीं उसको हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। जैसा कि मैंने आज सुबह की हिंदू की क्लास में भी बताया था कि संभावना उनके बचने की बहुत क्षीण थी, क्योंकि आमतौर पर हेलीकॉप्टर क्रैश जो होते हैं उनमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। साथ के साथ जिस जगह पर वो क्रैश हुआ था, जिस जगह पर वो खोया था हेलीकॉप्टर, वहां पर भी बहुत सारे, क्योंकि वन थे वहां पर, बहुत पहाड़ थे, तो ऐसी संभावना बहुत ही कम थी। बहुत ही अच्छी किस्मत अगर होती तो शायद वो बच पाते। इसकी संभावना बहुत कम थी। उसके कुछ देर बाद ही ईरान की मीडिया ने कंफर्म कर दिया कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है और इब्राहिम रईसी साहब की मौत हो चुकी है। तो अब सवाल यह आता है कि इब्राहिम रईसी साहब की दुखद मृत्यु के बाद ईरान का जो प्रशासन है वो किसके हाथ में जाएगा, ईरान का प्रशासन कैसे मैनेज होगा। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको बस यही बताऊंगा कि ईरान के प्रशासन में अब अगले कदम क्या हैं, क्योंकि हर देश में राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की मौत के बाद शासन प्रशासन कैसे चलेगा ये तय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ईरान में ये क्या तरीका है जिसके जरिए अब प्रशासन चलेगा, मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 17 तारीख से हमारा जो P2I बैच शुरू हुआ था सुबह 8 बजे वाला, उसमें आज जुड़ने की लास्ट डेट है, आप याद रखिएगा। तो भाई AJ लाइव कोड लगाकर आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आप 27,999 में जुड़ पाएंगे। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर सम्मिलित होगा। ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी अगर आप इस बैच से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, इस बैच से अभी तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ईरान में अब होने क्या वाला है। देखिए, पहले तो ईरान के प्रशासन का एक भाग आप ये समझिए कि ईरान के शासन में 2 प्रमुख लोग इन्वॉल्व होते हैं। 2 ऐसे लोग होते हैं, एक वहां पर धार्मिक नेता होते हैं जिनको वहां अयातुल्ला कहा जाता है। अयातुल्ला जो है वहां पे अभी अली खमेनी साहब हैं, तो अली खमेनी साहब जो हैं वो वहां पर अभी अयातुल्ला हैं। ये धार्मिक नेता हैं और साथ के साथ ये ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। मतलब ईरान के हायरार्की में राष्ट्रपति सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति से भी ऊपर वहां पर धार्मिक नेता होते हैं, सर्वोच्च नेता, जो वहां पर अभी वर्तमान में अयातुल्ला अली खमेनी हैं। और अली खमेनी साहब जो है, कल जैसे ही रईसी साहब के दुर्घटना की खबरें आई, इस बात की संभावना व्यक्त होने लगी कि शायद रईसी साहब जो है इस एक्सीडेंट में शायद ना बच पाए, तब तुरंत जो है अयातुल्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन जो है ईरान का वो जिस तरह से चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इस बात को याद रखिए कि ईरान के शासन प्रशासन में ये धार्मिक नेता जो होते हैं, सुप्रीम लीडर, इनका बहुत ज्यादा शक्ति है इनके पास। मतलब जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में महाराज या जो राजा या महारानी जो होती हैं वो नाम मात्र के हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में इनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इनफैक्ट आमतौर पे कोई चुनाव भी जो होता है उसका परिणाम भी आमतौर पर जब ये अनुमोदित करते हैं उसके बाद ही माना जाता है। और चुनाव में भी आमतौर पे ये माना जाता है कि जो अयातुल्ला का अपना कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है।
मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई अयातुल्ला चाहते हैं कोई और व्यक्ति जीते लेकिन जीतता कोई और व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता। अयातुल्ला का जो नजदीकी व्यक्ति माना जाता है, ये माना जाता है कि ये अयातुल्ला का ये जो प्रत्याशी है वही व्यक्ति आमतौर पर चुनाव जीत जाता है। तो यही चीज ईरान में थी। और अभी जो इब्राहिम रशीदी साहब थे ये खमेनी साहब के वहां के अभी जो धार्मिक नेता हैं उनके बड़े नजदीकी माने जाते थे। तो अब यहां पर ईरान के सिस्टम के हिसाब से, ईरान की व्यवस्था के हिसाब से वहां पर कई सारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जो उनका प्रथम उपराष्ट्रपति होता है, जैसे ही मान लीजिए वहां पर राष्ट्रपति की किसी कारणवश मौत हो गई तो जो प्रथम उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये है मोहम्मद मुखबर नाम के एक नेता हैं, बड़े शक्तिशाली नेता हैं ये भी। मोहम्मद मुखबर नाम के ये नेता हैं। इनको क्षमा कीजिएगा, ये कुछ तो गड़बड़ हो गई। हाँ, ये मोहम्मद मुखबर नाम के नेता हैं जो वहां पर अभी तक फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और अब ये जो है राष्ट्रपति पद पर, कार्यवाहक तौर पर ही सही लेकिन ये राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए जाएंगे। तो मोहम्मद मुखबर साहब जो है, इनका नाम आप याद रखें, आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो मोहम्मद मुखबर साहब जो हैं ये अभी वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है जी। जब तक आगे के चुनाव नहीं हो जाते, नया फुल टाइम राष्ट्रपति नहीं बनता, तब तक मोहम्मद मुखबर साहब जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। याद रखिएगा, मोहम्मद मुखबर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ईरान के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। और मोहम्मद मुखबर भी जो है अयातुल्ला के बहुत नजदीकी धार्मिक नेता, सुप्रीम लीडर के बहुत नजदीकी, बहुत खास नेता माने जाते हैं। तो इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति पद के चुनावों में भी ये एक प्रत्याशी हो और विजयी रहें, इस बात की भी काफी संभावना है। तो मोहम्मद मुखबर जो हैं वो भी एक टॉप पोस्ट के लिए, इस बड़े पद के लिए प्रत्याशी हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बड़े बड़े पदों पर ये रहे हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं। इसके अलावा अभी के लिए वहां पर क्या होगा, कार्यवाहक तौर पे मोहम्मद मुखबर ने कार्यभार संभाला है राष्ट्रपति पद का और एक समिति बनेगी, 3 लोगों की समिति वहां पर बनती है। उस समिति में कौन होते हैं, एक तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि मोहम्मद मुखबर हैं। ठीक है, दूसरे वहां पे कौन होते हैं, वहां की संसद के स्पीकर, वहां की संसद के स्पीकर जो होते हैं वो, जो कि जिनका नाम मैंने अभी लिखा हुआ है, मोहम्मद बकर कालीबाफ, मोहम्मद बकर कालीबाफ। ये भी वहां पे बड़े शक्तिशाली नेता हैं और ये माना जाता है ये भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं लेकिन इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ये माना जा रहा है कि इनका प्रत्याशी बनना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि कालीबाफ साहब पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। खैर, तो अभी के लिए समिति बनेगी, उसमें एक तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि मुखबर साहब हैं, दूसरा संसद के स्पीकर जो है मोहम्मद बकर कालीबाफ साहब, और तीसरा वहां के मुख्य न्यायाधीश, वहां की न्यायपालिका के प्रमुख, वहां की न्यायपालिका के प्रमुख जो हैं, यानी कि एक तरह से वहां के मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है वहां पे, गुलाम हुसैन मोहसेनी ज़ेही। गुलाम हुसैन, ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गुलाम हुसैन मोहसेनी ज़ेही। तो ये जो है ये 3 लोगों की एक समिति बनेगी और ये समिति प्रैक्टिकली अब इस देश को चलाएगी, यानी कि जो देश का कार्यभार है वो इस समिति के ऊपर आ जाएगा। तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो निश्चित तौर पे सबसे बड़े व्यक्ति होंगे इसमें, लेकिन ये 3 लोगों की समिति ये शासन प्रशासन को चलाएगी और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि अगले 50 दिन में चुनाव कराए जाएं। याद रखिएगा, ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो जनता सीधे करती है, यानी कि जनता जो है सीधे डायरेक्ट वोटिंग के जरिए वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव करती है। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो राष्ट्रपति का सीधा चुनाव जो है वो अगले 50 दिन के अंदर कराए जाने की बाध्यता है और उस चुनाव का जो भी इस चुनाव को जीतेगा उसको फिर से एक बार अयातुल्ला जो है वहां के धार्मिक नेता हैं उनको उसका अनुमोदन करना पड़ेगा और अगर वो अनुमोदन कर देते हैं तो चुनाव में जो भी
भी व्यक्ति जीतेगा वो व्यक्ति जो है ईरान का नया राष्ट्रपति बन जाएगा। तो अभी के लिए कार्यवाहक व्यवस्था वहां पर यह होने वाली है। आने वाले चुनावों में अभी हालांकि बहुत ही जल्दी का समय है, अभी ही आज ही सुबह उनकी मृत्यु कंफर्म हुई है आपके रईसी साहब की, इसीलिए अभी तक कोई खुल के दावेदारी कर नहीं रहा है। लेकिन यह माना जाता है कि आपके जो मुखबिर साहब हैं, जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, वो आपके कालीबाफ साहब, ये दोनों लोग निश्चित तौर पर वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है इसकी संभावना मानी जा रही है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में वहां पे राजनीतिक विकास कैसे होगा ये हम देखेंगे, और जो भी इसमें होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो भाई 17 तारीख से शुरू हो चुका है। आप जानते ही हैं 17 तारीख से हमारा बैच शुरू हो चुका है। आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हैं। आज इससे जुड़ने की लास्ट डे है। तो भाई आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा और साथ के साथ प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी खर्चे के अंदर, इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।